नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हिंदी दिवस है, जिसकी आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हिंदी भाषा के लिए समर्पित है। हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसकी बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता भी है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी हिंदी का विशेष महत्व है। आयुर्वेद की मूल भाषा संस्कृत है और हिंदी भाषा का उद्गम संस्कृत से ही हुआ है, इसलिए यह आयुर्वेद के अधिक नजदीक है और भारत की इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को समझने और सीखने के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान बेहद आवश्यक है। आयुर्वेद चिकित्सक हिंदी के माध्यम से आयुर्वेद की गहराइयों में जा सकते हैं और अपने रोगी का बेहतर तरीके से उपचार कर सकते हैं। हिंदी का अध्ययन आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए न केवल ग्रंथों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह उन्हें आयुर्वेद के अद्वितीय और रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने में भी मदद करता है। एक तरह से देखा जाए तो हिंदी के ज्ञान के बिना आयुर्वेद के गहरे सिद्धांतों को समझना मुश्किल हो सकता है। संस्कृत से निकटता के कारण हिंदी ने आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुवाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे आम लोगों के लिए सरल बनाया है। वैद्य नम्रता कुलश्रेष्ठ आयुर्वेद, रोगी और हिंदी भाषा पर बात करते हुए कहती हैं कि रोगी से पहला संवाद भाषा के माध्यम से ही होता है और उस दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का महत्व सबसे अधिक है और हर एक आयुर्वेद चिकित्सक को इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उनके अनुसार संहिता पाठ करते समय भी हिंदी का ज्ञान काम आता है। आयुर्वेद में हिंदी भाषा के उपयोग पर वैद्य नम्रता कुलश्रेष्ठ की पूरी बात। सबसे ज्यादा चूंकि हिंदी भाषा बोली जाती है और सभी भाषाओं में हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा मानी गई है, तो इस तौर पे आयुर्वेद जगत के लोगों को ये समझना होगा कि रोग के निदान में और रोग निदान के पश्चात उसकी जब डायग्नोसिस बनती है और जब हम डायग्नोसिस लिखते हैं तो उस डायग्नोसिस को आयुर्वेदीय भाषा में लिखना, एक तरह से हिंदी भाषा ही है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी पहचान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रस धातु क्षय जन्य त्वचा रोग, तो ये पूरा का पूरा एक जो हिंदी में हमने डायग्नोसिस लिखी है, ये किसी और भाषा में इतनी ज़्यादा सटीक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, अपने किसी भी व्यवस्था पत्र पर हम लिख नहीं सकते। सबसे बड़ा जो उपयोगिता है हिंदी की वो है चरक संहिता में भी आचार्य चरक ने लिखा है कि जो रीजनल लोग होते हैं, गोपक होते हैं, जो उनसे जड़ी बूटियों का ज्ञान हमें करना चाहिए। वो आचार्य जी ने इसलिए कहा है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं प्रांतीय, वो उन जड़ी बूटी वहाँ पर होने वाली जड़ी बूटियों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और हिंदी भाषा इन जड़ी बूटियों के जो नाम रखे गए हैं उससे इनके स्वरूप, इनका प्रयोग और इनकी उपयोगिता को दर्शाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे बताऊं तो जैसे गुड़मार है, अश्वगंधा है, गोक्षुर है, इसी के साथ साथ अस्थि श्रृंखला है। तो ये अपने आप में ऐसे नाम हैं जिनका विक्षेप करके अगर हम सुने तो हमें इनका मीनिंग समझ में आ जाता है कि ये कैसे दिखते हैं या इनका प्रयोग कहाँ पर है। तो ये हिंदी भाषा का ही सौंदर्य है कि हम आयुर्वेद में इन नामों का प्रयोग करते हैं। एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि एक ही चीज़ के कई पर्याय होते हैं हिंदी भाषा में, जो कि और किसी अन्य भाषा में नहीं देखे जाते। तो ये बहुत अच्छी मुझे बात लगती है। इसी के साथ जब हम संहिता पाठ करते हैं तो किसी भी समय जब हम पाठ कर रहे हैं तो उस पढ़ते समय हर शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए, इसमें बहुत ही मदद मिलती है अगर हमें हिंदी का ज्ञान है। जैसे उदाहरण के लिए तनु शब्द है, तनु में छोटे ऊ की मात्रा है, इसका मतलब होता है पतला या सूक्ष्म, और वहीं अगर हम तनु लिखते हैं बड़े ऊ की मात्रा के साथ तो इसका अर्थ बहुत बदल जाता है। तनु का अर्थ होता है शरीर या काया। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि अध्ययन करते समय ध्यान में रखी जानी चाहिए। और अगला उदाहरण में एक और देना चाहूँगी, जैसे कि संधि विच्छेद हम करते हैं तो इसमें शल्य चिकित्सक का जैसे गुण बताए गए हैं आचार्य सुश्रुत ने। तो उसमें है शौर्यम आशु क्रिया शस्त्र तैक्षण्यम अस्वेद।
अस्वेद से अस्वेद जब हम संधि विच्छेद करते हैं, शस्त्र तैक्षण्यम अस्वेद प्लस अस्वेद, तो अस्वेद से ये मीनिंग निकलता है कि वहाँ पर भय के कारण जो स्वेद उत्पन्न होता है उसका अभाव होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, ऐसा अर्थ निकल के आता है। तो ये हिंदी का विशिष्ट ज्ञान है जो संधि विच्छेद अलंकार आदि सबको लेकर के एक अलग ही अर्थ को दर्शाते हैं। इसके साथ ही जैसे उदाहरण के तौर पर शर शब्द आता है, शर मीन्स होता है बाण, और एक शब्द आता है सर। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक जगह श यूज हुआ है, एक जगह तालव्य है, एक जगह शक्कर का शाह है, लेकिन शर मीन्स बाण होता है, सर मीन्स होता है बहने वाला, प्रसरणशील हो, इस तरह का जो मीनिंग होता है। तो अगर हमें इसका ज्ञान है तो हम इन अर्थों को इतना सुंदर तरीके से समझ सकते हैं जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं आज के युग में। इसी के साथ ही एक मेरा छोटा सा अनुरोध है उन प्रांतीय लोगों से जहाँ पर हिंदी को प्रांतीय भाषा के रूप में तो नहीं बोला जाता, वहाँ की कुछ प्रांतीय भाषाएं अलग हैं, जैसे कुछ दक्षिण भारत के प्रदेश हो गए, जैसे उड़ीसा है, केरला है, तमिलनाडु है, और भी जैसे इधर हम जाते हैं गुजराती भाषा है, तो राजस्थानी भाषा है। तो इनको हिंदी का प्रयोग भी आना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदी का ज्ञान नहीं है, ये अच्छी बात नहीं लगती है। तो सभी लोगों को कम से कम जो आयुर्वेद से संबंधित लोग हैं उनको हिंदी का थोड़ा ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। और इसके साथ ही एक कोटेशन मैं यहाँ पर ज़रूर कोट करना चाहूँगी कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस कहावत को यूं ही नहीं कहा गया है, किसी भी चीज़ का अगर बहुत ही सूक्ष्मता से हमें ऑब्जर्वेशन करना है या हर पहलू को अगर देखना है तो उसमें हिंदी के माध्यम से बहुत अंदर तक उसके मर्म तक को हम खंगाल सकते हैं। इसकी हिंदी भाषा की ये भी एक उपयोगिता है। और इसके साथ ही बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे जो कि दिए जा सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ इतना ही। और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, जीवन शैली में हिंदी भाषा को ज़रूर अपनाएं और अपने व्यक्तित्व को निखारें। नमस्कार।